वेलकम एवरीवन ऑन बिहाफ ऑफ रेगमा एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। आज हम जानेंगे प्लेटफॉर्म स्किल्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, आप चाहे ट्रेनर हो या एसेसर हो, प्लेटफॉर्म स्किल क्वालिफिकेशन पैक को कवर करना दोनों ही ट्रेड में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सो हम आपको बताएंगे प्लेटफॉर्म स्किल्स के बारे में एंड टू एंड चीज़ें। मेरा नाम सुमित गिरी है और मैं इस पूरे सेशन का फैसिलिटेटर रहूँगा। सबसे पहले प्लेटफॉर्म स्किल्स के बारे में अगर बताऊं आपको, तो इसको हिंदी में हम बोलते हैं संचालन कौशल। किसी भी चीज़ को आप कैसे संचालित करते हैं, कैसे इफेक्टिवली आप उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं, कंडक्ट करते हैं, ये कहलाता है हमारा प्लेटफॉर्म स्किल्स। बेसिकली अगर हम बहुत नटशल में बात करें, तो किसी भी ट्रेनिंग को कराने के लिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें प्लेटफॉर्म स्किल्स का हिस्सा होती हैं, पार्ट होती हैं। इसमें आपके प्रेजेंटेशन टेक्निक, आपकी फैसिलिटेशन एबिलिटीज़, आप कैसे डिलीवर कर रहे हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम को, आप कैसे कंटेंट को डेवलप कर रहे हैं, कैसे आप आपकी ट्रेनिंग मैथडोलॉजीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें मिलके आपके प्लेटफॉर्म स्किल्स बनाती हैं। इसको थोड़े और बेसिक तरीके से समझें तो आप ये समझिए कि डोमेन स्किल्स, या जिसको हम सब्जेक्ट नॉलेज बोलते हैं, उसको हम दूसरों तक कितने आसान तरीके से हम पहुंचा सके, उस आर्ट को, उस स्किल को, उस कौशल को हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म स्किल्स या संचालन कौशल। लाइक आपको किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन है, आपको उस चीज़ की नॉलेज है, आप कितने इफेक्टिवली उसे अपने ऑडियंसेस तक पहुंचा देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म स्किल्स। व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रेनिंग में प्लेटफॉर्म स्किल्स का कंट्रीब्यूशन, तो आपको पता है कि ट्रेनिंग बहुत ही वाइड एस्पेक्ट होती है। इसमें कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, लाइक प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट। आपको हम आगे भी समझाएंगे कि हर एक एलिमेंट का क्या योगदान होता है और कैसे हर एक एलिमेंट में आप अगर इफ़ेक्टिवली मैनेज करते हैं, तो आपके पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। एक वर्ड क्लाउड है जिसमें आपको पता चलेगा कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लाइक आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, फीडबैक मैकेनिज्म, आपकी टेक्निक, आपका टाइम मैनेजमेंट, आपके आपके रीजनेबल एडजस्टमेंट्स, आप क्लासरूम मैनेज कैसे करते हैं, एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्लेटफॉर्म स्किल्स में। सवाल आता है प्लेटफॉर्म स्किल्स की क्या आवश्यकता है। तो सबसे पहले देखिए, जब आप किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करना है, शेयर नॉलेज को शेयर करने की आपके पास आर्ट है, तो इट बिकम्स वेरी इजी कि कोई भी आपसे बड़े सरलता से आप चीज़ों को सीख सकता है। आप कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंपलर फॉर्म्स में बना के अपने ऑडियंसेस तक पहुंचा सकते हैं। इससे लर्नर की इंगेजमेंट बढ़ेगी, इसके आपका जो भी कंटेंट आप इफ डिलीवर कर रहे हैं उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। इससे जो भी आप एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, उससे लोगों को एक सेफ एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट आपको मिलेगा, जहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ बैठ के आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम से बहुत कुछ सीख सकेंगे और बहुत आसानी से सीख सकेंगे। प्लेटफॉर्म स्किल्स के बारे में बताऊं, उसके पहले मैं आपको बताता हूं ट्रेनर और उसकी भूमिका के बारे में। सो देखिए, कहते हैं द ट्रेनर ट्रेन्स द लर्नर्स ऑन द ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स यूजिंग प्री-सेट लेसन प्लान्स एंड ट्रेनिंग मटेरियल्स। दे प्लान फॉर एंड कंडक्ट सेशंस टू इम्पार्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड स्किल्स एंड नॉलेज। इनमें कुछ कीवर्ड्स को अगर हम बाहर निकालें, तो हमें पता चलता है कि ट्रेनिंग कराना ट्रेनर का काम है। किनको? लर्नर्स को। ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स पर ट्रेनिंग होती है, प्रीसेट लेसन प्लान का होना ज़रूरी है, ट्रेनिंग मटेरियल्स का होना भी ज़रूरी है। एक ट्रेनर को ट्रेनिंग प्लान भी करना होता है और उस प्लानिंग के हिसाब से सेशन को कंडक्ट भी करना होता है। तो इतनी सारी चीज़ें एक ट्रेनर के डेफिनेशन में है, परिभाषा में है। सो हमें एज अ ट्रेनर हमें पता होना चाहिए कि हमें ट्रेनिंग कैसे करानी है, हमारे लर्नर्स कौन हैं, हमें अपने लर्नर्स की आवश्यकताओं को कैसे समझना है। ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स, लाइक किस पर हमको ट्रेनिंग करानी है, उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किनको पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, कहाँ पढ़ाना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारा रूट मैप हमारे पास होना चाहिए, जिसको हम लेसन प्लान बोलते हैं। हमारे पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल डिज़ाइंड ट्रेनिंग मटेरियल का होना भी बहुत ज़रूरी है।
हमें कैसे सेशंस को कंडक्ट करना है उसकी प्लानिंग्स के बारे में पता होना चाहिए, क्या मैथडोलॉजी यूज़ करना है सो दैट हमारी ट्रेनिंग इम्पैक्टफुल रहे, इसके बारे में भी हमें पहले से पता होना चाहिए। छोटे में अगर आपको बताऊं ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स के बारे में, वैसे हमने इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में कवर किया है जब हम क्वालिफिकेशन पैक को कवर कर रहे थे। जस्ट टू टेल यू अबाउट द ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स, ये एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी भी काम को करने के की फंक्शंस, क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या नॉलेज और क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती है उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में या सेक्टर में, उसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड। देखिए, कॉम्पिटेंसीज ट्रेनर की क्या होनी चाहिए, ये बड़ा ही रोचक विषय है। और मैं आपको बताऊं, ये सारी चीज़ें हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ जाएंगे फिर हमें प्लेटफॉर्म स्किल्स को समझने में आसानी मिलेगी। देखिए, किसी भी एक ट्रेनर के लिए कुछ बेसिक कॉम्पिटेंसीज, कोर कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए। पहला तो उन्हें प्लेटफॉर्म स्किल्स होना चाहिए जिसको हम संचालन कौशल बोलते हैं, वो होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ उनको इंटरपर्सनल स्किल्स होना चाहिए, पारस्परिक कौशल, लाइक किसी से भी बातचीत करने में आप किसको कितना कंफर्टेबल बना रहे हैं, अपने ऑडियंस को कितना आप कंफर्टेबल बना रहे हैं, ये आपके पास होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपका खुद का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप वेल ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए, आपको हर एक चीज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल प्लेस्ड होनी चाहिए। टेक्नोलॉजिकली आपको बहुत ज़्यादा साउंड होने की ज़रूरत है। आपको जो भी लेटेस्ट ट्रेनिंग में यूज़ किए जाने वाले प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में आपको वेल अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए उन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कैसे करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहाँ कम्युनिकेशन का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आपकी अंग्रेज़ी अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन का अर्थ ऐसा है कि आपका वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छा होना चाहिए। आपको आप किस भाषा में अगले से संपर्क स्थापित कर रहे हैं, किस भाषा में आप लोगों को समझ रहे हैं और किस भाषा में लोग आपको समझ रहे हैं, वो बहुत ही सरल होना चाहिए। इसके साथ ही साथ एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। कम्युनिकेशन का पार्ट है एक्टिव लिसनिंग। आपको सुनना भी चाहिए कि आप जो अगला है वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पारस्परिक कौशल के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताएं तो ये एक वो क्षमता होती है जिसमें व्यक्ति दूसरों के साथ प्रभावी तरीके से बातचीत कर सकता है, उनके साथ एक एक अच्छा पॉजिटिव रिलेशनशिप बना सकता है। ये बहुत ज़रूरी होता है ट्रेनर के लिए, बिकॉज सी आप कितने भी अनुभव से आ रहे हैं, अगर आप अपने ऑडियंसेस को समझ रहे हैं और उनको कंफर्टेबल कर रहे हैं और आप उनके लेवल पर जाके उनको चीज़ें समझा रहे हैं, तो आपकी एज अ ट्रेनर की भूमिका बहुत हद तक पूरी हो जाती है। बहुत सारे तरीक़ों से आप अपने इंटरपर्सनल स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं। जैसे हमेशा हमेशा पहले सुने, एक्टिव लिसनिंग का बहुत बड़ा इसमें रोल होता है। स्पष्ट और प्रभावी तरीके से बोलना और सुनना बेहद ज़रूरी है। ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर्स पॉइंट ऑफ व्यूज, पर्सपेक्टिव, फीलिंग्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने और दूसरों की भावनाओं को समझना बहुत ज़रूरी है और नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। कुछ टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैं जो कि आपको बिल्कुल पता होने चाहिए, स्पेशली आज के टाइम में। मीटिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम, गूगल मीट, कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करें, गूगल ड्राइव, गूगल फॉर्म्स, गूगल डॉक्स का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने आना चाहिए। और सोशल नेटवर्किंग के लिए आपको लिंक्डइन पे आपका प्रॉपर आपका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली अभी तक हमने जो समझा वो ये समझा कि एक ट्रेनर क्या होते हैं और ट्रेनर की भूमिका क्या होती है। और शुरुआत में आपको बताया कि प्लेटफॉर्म स्किल्स जो होता है वो संचालन कौशल होता है। लाइक किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम को आप करा रहे हैं तो उसके पॉइंट ए से लेके पॉइंट जेड तक, मतलब शुरुआत से लेके अंत तक आप क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके प्लेटफॉर्म स्किल्स के अंतर्गत आती है। इसी चीज़ को हम एक मॉडल से समझेंगे जिसको हम बोलते हैं एडी मॉडल। प्लेटफॉर्म स्किल्स की जब भी हम बात करें या कोई भी आपसे बात करे किसी भी संदर्भ में, तो आपको याद रखना है कि आपको एज अ ट्रेनर एडी मॉडल के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए। अब ये एडी मॉडल क्या है? एडी मॉडल बेसिकली ADDIE इसके फुल फॉर्म है, जिसमें A स्टैंड्स फॉर एनालिसिस, विश्लेषण, D इज डिजाइन, रचना, सेकंड D इज डेवलपमेंट, विकास, I इम्प्लीमेंटेशन एंड E इज इवेल्युएशन। याद करिए, जब मैं प्लेटफॉर्म स्किल्स आपको बता रहा था तो मैंने बताया था कि प्लेटफॉर्म स्किल्स का जो की एलिमेंट्स होता है वो होता है प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशंस एंड एडजस्टमेंट।
तो वही सारी चीज़ें अभी हम एडी मॉडल के अंतर्गत समझेंगे। सो अगर हम एक बेसिक तौर तरीके से समझें तो समझिए कि जब भी आपको कोई ट्रेनिंग आप प्लान करते हैं, जब भी कोई ट्रेनिंग आती है, जब भी आपको कोई बताता है कि आपको कोई ट्रेनिंग करानी है, तो द फर्स्ट स्टेज इज एनालिसिस। आप विश्लेषण करते हैं। किन चीज़ों का विश्लेषण करते हैं? आप ये देखते हैं कि ट्रेनिंग जो आप करवाने वाले हैं इसकी क्या आवश्यकता है भी या नहीं, जिसको हम ट्रेनिंग नीड एनालिसिस बोलते हैं। और ट्रेनिंग नीड एनालिसिस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको क्या पढ़ाना है। ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करने के कई मेथड्स होते हैं, कई तरीके होते हैं। पहला, अगर आप क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम करा रहे हैं, क्लोज क्लासरूम प्रोग्राम है, तो आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से पहचान सकते हैं कि भाई इस कैंडिडेट को इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग की आवश्यकता है। जैसे हम अपने घरों में करते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, हम बच्चों को देखते हैं और बच्चों को देख के हम समझ जाते हैं कि भाई सारे सब्जेक्ट्स में तो इनके मार्क्स अच्छे हैं लेकिन हिस्ट्री में मार्क्स कम आ रहे हैं, इसका मतलब है हिस्ट्री में ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ हम लर्नर प्रोफाइल से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। लर्नर प्रोफाइल बेसिकली जिसको हम रिजल्ट, आम बोलचाल की भाषा में रिजल्ट बोलते हैं, उससे भी आपको पता चल जाता है कि भाई कैंडिडेट किस विषय में अच्छा परफॉर्म कर रहा है और किस विषय में सुधार की आवश्यकता है। हम डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं, इंट्रैक्शन कर सकते हैं और उन कैंडिडेट से डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भाई आप क्या सीखना चाहते हैं, सो दैट उसके बेसिस पर आप ट्रेनिंग डेवलप करें। एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसको हम बोलते हैं सर्वे। अब सर्वे क्या होता है? सर्वे में हम एक सेट ऑफ क्वेश्चंस डिज़ाइन करते हैं जो कि बहुत ही वेल डिज़ाइंड होने चाहिए और सिंक्रोनाइज्ड होने चाहिए, सिस्टमैटिक होने चाहिए और करेक्टली प्लेस्ड होने चाहिए। क्योंकि सर्वे एक ऐसी चीज़ होती है जो कंक्लूसिव नेचर का होना चाहिए, आपको किसी ना किसी एक पॉइंट तक लीड करना चाहिए। सो आप गूगल फॉर्म्स की सहायता से सर्वे क्रिएट कर सकते हैं और बड़े आसानी से लिंक को अपने पार्टिसिपेंट्स को भेज सकते हैं और वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। गौर देने वाली बात यह है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं और जब आप सर्वे के बारे में पढ़ रहे हैं, जब मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आपको एक प्रॉमिस करना है कि आप स्टार्ट करेंगे गूगल फॉर्म्स पर सर्वे बनाना और सर्वे बना के आप अपने नियर बाई पार्टिसिपेंट्स या फैमिली मेम्बर्स को शेयर करेंगे, सो दैट आप सर्वे बनाने में और सर्वे डेवलप डिज़ाइन करने में, शेयर करने में आप एक्सपर्ट हो जाए। एक आपको टिप देना चाहूँगा, सर्वे जब भी आप डिज़ाइन करिए, याद रखिए हर सर्वे के हर एक सवाल का अपना एक लॉजिक होता है, मीनिंग होता है। सो सवाल ऐसे पूछिए जिससे कोई कंक्लूजन निकले और आपके पार्टिसिपेंट कंफ्यूज ना हो। सो रिमेंबर, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस कई तरीके से की जा सकती है, जिसमें वन ऑफ द पावरफुल टूल होता है सर्वे कराना। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आप ट्रेनिंग नीड एनालिसिस कर लेते हैं तो आपको एक ऑब्जेक्टिव मिलता है, आपको एक विषय मिलता है कि जिस पर आपको ट्रेनिंग करानी है। जब आपके पास विषय आ जाता है, अब आपको ये पता है कि आपको क्या पढ़ाना है, तो आप एडी के सेकेंड स्टेज में आ जाते हो, जिसको हम डिज़ाइन स्टेज बोलते हैं। डिज़ाइन स्टेज बेसिकली, हम जब डिज़ाइन की बात करते हैं तो डिज़ाइन आ जाता है जब आप लेसन प्लान्स या ट्रेनिंग डिलीवरी प्लान्स डिज़ाइन करते हैं। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, लाइक जब मैं बता रहा था आपको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किनको पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, वो जो सारी आप चीज़ें लिखते हैं वही हमारा ट्रेनिंग डिलीवरी प्लान होता है। याद रखिए, जो भी एक ट्रेनिंग डिलीवरी प्लान होता है, ये एक वायर फ्रेम, एक ढांचा होता है, वो ये बताता है कि आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे होना चाहिए। इससे आप बहुत फोकस्ड रहते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में और इससे आपको हेल्प मिलती है, आप इम्पैक्टफुल ट्रेनिंग दे सकते हैं। बेसिकली अगर हम एक लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो इट एक्चुअली वर्क एज अ रोड मैप फॉर ट्रेनर्स, जिससे आप बहुत ही क्लैरिटी आपको मिलती है, ट्रांसपेरेंसी मिलती है और कंसिस्टेंसी मिलती है, जिससे आप एक इम्पैक्टफुल ट्रेनिंग दे सकते हैं। राइट? कुछ एलिमेंट्स हैं ट्रेनिंग डिलीवरी प्लान्स के, मैं चाहूँगा आप इसको नोट ज़रूर करें, बिकॉज देखिए ट्रेनिंग डिलीवरी प्लान जब भी आप डेवलप करते हैं, कुछ चीज़ें बहुत ध्यान रखना होता है। ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको उसमें लिखना होता है कि आपको क्या पढ़ाना है। इट हैज़ टू बी वेरी क्लियर एंड मेजरेबल, बिकॉज इससे ये पता चलता है, लर्नर को एक लाइन में पता चल जाता है कि वो क्या पढ़ने वाले हैं। टारगेट ऑडियंसेस के बारे में वेल डिफाइंड टारगेट ऑडियंसेस का डेटा होना चाहिए। आप किनको पढ़ा रहे हैं, वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, उनका करंट स्किल लेवल क्या है, उनकी प्रेफरेंसेस क्या है, उनकी लर्निंग नीड्स क्या है, ये सारी चीज़ आपको उसमें लिखना होता है। थर्ड कम्स इज योर ट्रेनिंग कंटेंट।
इसमें आपको बहुत क्लियरली वेल स्पेसिफिक आपको लिखना पड़ता है कि आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाना है, किस टॉपिक को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। जो कंटेंट की सीक्वेंसिंग होनी चाहिए वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, सो दैट कैंडिडेट आपके साथ जब एक बार ट्रेनिंग शुरू करे तो आपसे कंफर्टेबल हो जाए। और हमेशा याद रखिए, जो भी आप कंटेंट का चयन कर रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं, दैट हैज़ टू बी एग्जैक्टली अलाइन विद द ऑब्जेक्टिव। देन कम्स ट्रेनिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज। आप कोई भी मेथड यूज़ करिए, चाहे आप ऑनलाइन यूज़ करिए, चाहे आप इन पर्सन यूज़ करिए या हाइब्रिड यूज़ करिए, बट इट हैज़ टू बी इम्पैक्टफुल, इट हैज़ टू बी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर पार्टिसिपेंट्स। फिर आप कोई टेक्निक यूज़ करिए, स्टोरी बोर्ड्स का यूज़ करिए, लेक्चर्स, रोल प्लेस, कुछ भी सिमुलेशन यूज़ करिए, आपको ये देखना पड़ेगा कि वो इट मस्ट सेटिस्फाई योर टारगेट ऑडियंसेस, राइट। और ये सारी चीज़ें आपको अपने ट्रेनिंग डिलीवरी प्लान में लिखना ज़रूरी है। ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में पता होना चाहिए आपको, क्लियरली स्पेसिफिक होना चाहिए, कब आप ब्रेक लेंगे, कब आप शुरू करेंगे, किस टॉपिक पे आप कितना टाइम लेंगे, किस एक्टिविटी में कितना समय लगना है। हर एक एक्टिविटी टाइमलाइन पर होनी चाहिए, टाइम कैलकुलेटेड होनी चाहिए। किसी तरीके की जो भी आपके ट्रेनर या फैसिलिटेटर, उनकी डिटेल्स होनी चाहिए, उनका नाम, क्वालिफिकेशन, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, ये क्लियरली आपको बताना होता है। ट्रेनिंग रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स के बारे में, आप जहाँ से भी आप ट्रेनिंग रिसोर्सेज मटेरियल्स इकट्ठा कर रहे हैं वो आपका वेल डिज़ाइंड होना चाहिए और सही समय पर उपलब्ध होना चाहिए, सो दैट आप सेशन में टाइम से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके। आपके असेसमेंट एंड इवेल्युएशन मैथडोलॉजी क्लियरली मेंशन्ड होनी चाहिए, और फीडबैक का भी आपको उनको कैंडिडेट को एक चैनल देना चाहिए। ऑब्वियसली आप बताएंगे आपकी ट्रेनिंग अगर कहाँ हो रही है, वर्चुअल हो रही है या क्लासरूम प्रोग्राम है। क्लासरूम प्रोग्राम है तो कहाँ होगा, वर्चुअल है तो किस प्लेटफॉर्म से होगा, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। और ये TDP, ट्रेनिंग डिलीवरी प्लान का बहुत ही क्रूशल एलिमेंट होता है। रिस्क मैनेजमेंट एंड कंटीजेंसी प्लान्स के बारे में भी आपको पहले भी बताया हुआ है कि आपको हमेशा एज अ ट्रेनर हमेशा एडजस्टमेंट के लिए रेडी होना चाहिए। लाइक अगर ये प्लान ए काम नहीं किया तो प्लान बी क्या होगा, अगर किसी भी तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं रन की फॉर एग्जांपल, तो उसका ऑल्टरनेट अरेंजमेंट क्या होगा। ट्रेनिंग तभी सक्सेसफुल मानी जाती है जब आप उसकी मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग प्रॉपर तरीके से करें, उसकी भी डिटेल्स आपके TDP में होना बहुत ज़रूरी है। एंड यस, ट्रेनिंग के बाद फीडबैक्स कैसे लेना है, क्या चैनल होगा और क्या क्या रिफ्लेक्शन एक्टिविटीज़ होगी, उसके बारे में आपको बहुत ही वेल डिफाइंड उसमें लिखना होगा। अगर आपको रिफ्लेक्शन एक्टिविटीज़ में कन्फ्यूजन है तो हम एक वीडियो बना रहे हैं रिफ्लेक्शन एक्टिविटीज़ में, वहाँ पर आप देख सकते हैं। रिफ्लेक्शन एक्टिविटीज़ हम कराते हैं जिसमें हम ये देखते हैं एज अ ट्रेनर या एज एन एसेसर हम कैसे हैं और हमें कहाँ कहाँ सुधार की आवश्यकता है। ये एक सैम्पल आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, जो कि सिर्फ एक सैम्पल है कि कैसे एक ट्रेनिंग डिलीवरी प्लान दिख सकता है। देखिए, इसका कोई फिक्स फॉर्मेट या टेम्पलेट नहीं है, आप कोई भी फॉर्मेट या टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, बट आपको बहुत ही डिटेल TDP बनाने की आवश्यकता है। एंड मार्क माई वर्ड, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास एक दूसरा असाइनमेंट आ चुका है, वो है आपको खुद का किसी भी टॉपिक पे चुन के एक TDP बनाना है। कितने मिनट्स का बनाते हैं, कितने ड्यूरेशन का होता है, ये सारे आप स्वतंत्र हैं चुनने के लिए, लेकिन आपको TDP बनाना बहुत ज़रूरी है। एक कॉन्सेप्ट आता है रीजनेबल एडजस्टमेंट, आइए इसको समझते हैं। जब हम ट्रेनिंग डिलीवरी प्लान करते हैं तो हमें बहुत बीच बीच में बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हमको प्लान करनी पड़ती हैं। देखिए, हम वो सारी एडजस्टमेंट्स जो हम फ्लेक्सिबिलिटी जो हम देते हैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जिससे सभी कैंडिडेट्स जो हैं वो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाती है उनको, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्पेशली हम बात कर रहे हैं कैंडिडेट विद स्पेशल नीड्स। इसमें उन कैंडिडेट्स को हमको बहुत ध्यान रखना होता है कि भाई उनकी भी नीड पूरी हो जाए, और वो भी जिस उद्देश्य से, जिस एक्सपेक्टेशन से ट्रेनिंग में आए हैं, वो कंप्लीट हो जाए, राइट। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर दिखाते हैं टू क्रिएट एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, जहाँ पर लोग बड़े आसानी से सीख सकते हैं और सबको एक समान अधिकार मिलता है, समान अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन दिस हैज़ टू बी डन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रेनिंग। मतलब हमको स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट नहीं जाना है, हमें स्टैंडर्ड्स में बने हुए फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना है, सो दैट हर तरीके से कैंडिडेट अकोमोडेट हो जाए ट्रेनिंग प्रोग्राम।
कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम फ्लेक्सिबल डिलीवरी मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन या ब्लेंडेड तरीके, किसी भी तरीके का यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कैंडिडेट। हम असेसमेंट मेथड्स में फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते हैं, हम अलग अलग मैथडोलॉजीज यूज़ कर सकते हैं असेसमेंट्स में। हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक वॉइस टू टेक्स्ट, प्रोवाइडिंग स्क्रीन रीडर्स वगैरह हम प्रोवाइड कर सकते हैं, सब टाइटल्स दे सकते हैं वीडियो में, जिससे हमारे कैंडिडेट को हेल्प मिले उस कॉन्सेप्ट को समझने में। एक्सेसिबल ट्रेनिंग मटेरियल्स भी दे सकते हैं, जिसमें हम अपने फॉन्ट साइज़ को बड़ा कर सकते हैं, हम ब्रेल या ऑडियो फॉर्मेट्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है, हम ट्रेनिंग शेड्यूल को एडजस्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द कैंडिडेट, बट ट्रेनिंग अगर होनी है तो होगी, ऑल्दो हम टाइम के साथ थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने समझा कि एनालिसिस और डिज़ाइन स्टेज क्या होता है। एनालिसिस में बेसिकली हम ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करते हैं, डिज़ाइन में हम ट्रेनिंग डिलीवरी प्लान डिज़ाइन करते हैं, जिसमें क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी कहानी लिखी रहती है। देन कम्स इज डेवलपमेंट। अब आपने जो भी चीज़ें डिज़ाइन की हैं उनको अब डेवलप, उनके बेसिस पर आप कंटेंट डेवलपमेंट के समय आ जाता है, जहाँ पर आप रीडिंग मटेरियल्स डेवलप करते हैं, आप किताबें बनाते हैं, आप पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन डेवलप करते हैं, नोट्स या वीडियोस डेवलप करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को जब हम डेवलपमेंट फेज़ में आते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का यूज़ किया है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बेसिकली इट हेल्प्स trainers to design curriculum या assessors to design assessment plan, you know, हर तरीके से वायर फ्रेम बनाने में आपको ब्लूम्स टेक्सोनॉमी मदद करता है, किसी भी तरीके से आप अगर आप कंटेंट डेवलप कर रहे हैं तो, राइट। इसमें ये आपको इंकरेज करता है कि आप रटने से ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को आप प्रेफरेंसेस देते हैं। These are the levels of Bloom's taxonomy. ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के हम बहुत डिटेल वीडियो, एक सेपरेट वीडियो हमने बनाई है, वहाँ से रेफर कर सकते हैं। बेसिकली ये जो पिरामिड आप देख रहे हैं, ये रिवर्स ऑर्डर में जाता है, लाइक इट स्टार्ट्स विद रिमेंबर, देन गो टू अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट। इसी चीज़ को आगे समझाया गया है कि सबसे पहले आपको ये याद करना है, किसी भी टॉपिक को अगर आप डेवलप करना चाह रहे हैं, किसी भी टॉपिक पे आप कंटेंट डेवलप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले पुरानी जो भी फैक्ट्स, फिगर्स, जो भी आपको बेसिक आइडिया है, उसको सबसे पहले याद, रिमेंबर करना चाहिए, उसको लिख लेना चाहिए, उसको एक नोट्स बना लेना चाहिए। देन सेकेंड स्टेज कम्स इज अंडरस्टैंड। आपको समझना चाहिए, आपको हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियरली समझना चाहिए, बिकॉज जब तक आप समझेंगे नहीं, आप उस चीज़ को समझा नहीं पाएंगे अपने कंटेंट के माध्यम से। तो उन आइडियाज़ को समझिए, उन कॉन्सेप्ट्स को समझिए, समराइज करिए और अपने भाषा में उसको इंटरप्रेट करिए। थर्ड स्टेज इज अप्लाई, थर्ड लेवल इज अप्लाई। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, जो भी आपने इंफॉर्मेशंस अपने पुराना रिमेंबर किया है, गैदर किया है, जो आपने समझा है, उसको नए सिचुएशन, जो भी आप नया कंटेंट डेवलप कर रहे हैं, उसमें अप्लाई करने की आप प्रयास करिए। इस ये हम बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर आ जाते हैं। जब आप इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर कर लेते हैं, उसके बाद स्टेज आता है एनालाइज। अब आप इम्प्लीमेंट करने के बाद ये देखते हैं, आप कंपेयर करते हैं, बेसिकली आप देखते हैं कि जो आपने चीज़ें अप्लाई की हैं नए आइडियाज़ के साथ, तो वो क्या वर्क कर रहा है। इस केस में आप क्या करते हैं, आप कंपेयर करते हैं कि ओके, प्लान ए ये था, प्लान बी ये था, क्या प्लान ए काम कर रहा है, प्लान बी में क्या क्या कमी थी। तो बेसिकली हम कंटेंट डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, राइट। लेवल 5 कम्स इज इवेल्युएट। अब यहाँ पर वो स्टेज आती है जहाँ पर आप एक सैम्पल साइजिंग करते हैं और आप ये देखते हैं जो भी आपने चीज़ें बनाई हैं वो किस हद तक, कितने डिग्री तक वो वैलिड हैं, वो जस्टिफाइड हैं, या वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, राइट। जिसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट को, हम जो भी ब्लूप्रिंट क्रिएट करते हैं उसको हम एक बार डेमो रन चेक करते हैं या सैम्पल साइज करके चेक करते हैं कि भाई जो हमने चीज़ क्रिएट की है क्या वो एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व कर भी रहा है। एंड एट द एंड जब आप अपनी चीज़ों से खुश हैं, जो भी आपने इवैल्यूएशन किया उसका स्कोर आपको अच्छा लगता है, फिर आप अपना नया ओरिजिनल काम क्रिएट कर सकते हैं।
इसको एक बहुत बेसिक एग्जांपल से समझिए, चाय बनाने के एग्जांपल से समझिए अगर, तो देखिए सबसे पहले रिमेंबर दैट इज़, आप जो भी इंग्रेडिएंट्स चाय बनाने के लिए आपको याद है उन सबको आपको लिस्ट बनानी है। फिर आपको ये समझना है कि हर चाय के अलग अलग प्रकार के लिए अलग अलग चाय का कौन कौन से लीव्स का इस्तेमाल करना है, बॉइलिंग का टेम्परेचर अलग अलग क्यों है, ये चीज़ें आपको समझनी है और उसका भी नोट्स बनाना है। फिर आपको एक्चुअल में अप्लाई करना है, जहाँ पर आपको चाय बनाना है, इंस्ट्रक्शंस जो भी आपने बनाए उसके हिसाब से। फिर आपको एनालाइज करना है, आपको अलग अलग जितने भी टाइप्स के आपने टीज़ बनाई है, ग्रीन टी, ब्लैक टी, हर्बल टी, जो भी आपने बनाया है उसको आप एनालाइज करिए, कंपेयर करिए। फिर देखिए, फिर आप इवेल्युएशन स्टेज पर आ जाते हैं। फिर देखिए कि भाई कौन सा मेथड अच्छा है किस चाय को बनाने के लिए, जिससे आपकी चाय अच्छी बने, कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा, इसके लिए आप इवेल्युएशन स्टेज पर आ जाते हो। लास्ट कम्स इज क्रिएट। अब यहाँ पर क्या होता है, जब आप ऊपर की चीज़ों से सेटिस्फाइड हैं, फिर आप एक नई रेसिपी बनाने के पॉइंट पर आ चुके हैं, जिनको आप मसालेदार चाय आप बना सकते हैं। जब भी आप कंटेंट को डेवलप करिए, आप याद रखिए कि लर्निंग स्टाइल, अपने जो भी टारगेट ऑडियंसेस हैं उनका लर्निंग स्टाइल्स को पता होना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम समझेंगे वार्क मॉडल की सहायता से। अगर आपने इसको सुना है तो वेरी गुड, अगर आपने इसको नहीं सुना है तो आप समझ लीजिए वार्क मॉडल बेसिकली कहलाता है विजुअल, ऑडिटरी, रीड, राइट एंड कैनेस्थेटिक। बेसिकली जब भी आप कंटेंट डेवलप करिए, आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि आप अपने कंटेंट में कुछ विजुअल्स का इस्तेमाल करिए, पिक्चर्स का, मूवीज़ या डायग्राम्स का इस्तेमाल करिए। ऑडिटरी के लिए आप म्यूज़िक का यूज़ कर सकते हैं, आप डिस्कशंस को, लेक्चर्स को आप प्रमोशन कर सकते हैं, आप ग्रुप डिस्कशंस को आप बढ़ावा दे सकते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग को प्रमोट करिए, बीच बीच में अपने पार्टिसिपेंट्स को बोलिए कि आप किताबें पढ़ें, नोट्स पढ़ें या अपने नोट्स बनाएं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काइनेस्थेटिक अप्रोच, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो भी काइनेस्थेटिक अप्रोच से आप काम करते हैं वो चीज़ मैक्सिमम टाइम तक आपके माइंड में रिटेन करती है, उसको हम बोलते हैं काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक का मतलब होता है टू डू। जब आप कोई चीज़ परफॉर्म करके सीखते हैं तो वो काइनेस्थेटिक अप्रोच होता है। तो हमको अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी चाहिए। बेसिकली हम ये क्यों कर रहे हैं, हम लर्निंग स्टाइल्स के बारे में क्यों कर रहे हैं? बिकॉज देखिए, आपको पता होना चाहिए कि किन किन टेक्निक से जो आप पढ़ा रहे हैं वो आपके ऑडियंसेस ज़्यादा से ज़्यादा समय तक अपने माइंड में रिटेन कर सकेंगे। इसलिए आपको वार्क मॉडल का पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपको ऑडियंस रिटेंशन के लिए विजुअल, ऑडिटरी, रीड, राइट एंड कैनेस्थेटिक अप्रोच का इस्तेमाल करना है अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में। अब आपने जब चीज़ें डेवलप कर ली हैं, अब बारी आती है इम्प्लीमेंटेशन की। अब जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो इसमें कई एलिमेंट्स आते हैं, जैसे मोड ऑफ ट्रेनिंग क्या है, क्लासरूम ट्रेनिंग है, वर्चुअल ट्रेनिंग है, या मिक्स ऑफ द ट्रेनिंग है, ब्लेंडेड ट्रेनिंग है, राइट। अब क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, तो आपको पहले से ये सारी चीज़ें अरेंज करनी है, जिसमें आपको स्क्रीन पर बहुत सारी चीज़ें लिस्टेड हैं। सिमिलरली ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट की ज़रूरत है, वो भी आपका यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है। तो आपको ट्रेनिंग कराने से पहले ये सारी चीज़ें रेडी करनी है, सो दैट जब आप ट्रेनिंग कराएं तो स्मूथली ट्रांजिशन हो जाए। फिर आता है ट्रेनिंग एनवायरनमेंट, इसका भी बड़ा योगदान होता है, जहाँ पर दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, फिजिकल एलिमेंट्स और इंटेंजिबल एलिमेंट्स, या जिसको नॉन टेंजिबल बोलते हैं। जिस भी चीज़ को हम छू के महसूस कर सकें वो टेंजिबल होता है, जैसे क्लासरूम की चेयर, टेबल्स हो गई, स्टेशनरी आइटम्स हो गया, रिफ्रेशमेंट्स, वाटर्स हो गए। नॉन टेंजिबल वो चीज़ें होती हैं जो कि छू कर महसूस तो नहीं कर सकते, लेकिन आप उस चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे आपका ट्रेनिंग एनवायरनमेंट कितना सेफ है, कितना प्रोमोटिंग है, कितना कैंडिडेट्स के लिए कंफर्टेबल है, आप कितना इनकरेज कर रहे हैं अपने पार्टिसिपेंट्स को, फीडबैक का चैनल है कि नहीं है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड कॉन्फिडेंस है कि नहीं कैंडिडेट्स के अंदर। तो ये सारी चीज़ें मिलके एक एक ट्रेनिंग, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। इसका भी बड़ा योगदान होता है आपके ट्रेनिंग की इम्प्लीमेंटेशन की इफेक्टिवनेस में। फिर आता है ट्रेनिंग अप्रोच, ट्रेनिंग मैथडोलॉजी। देखिए, आप कई तरीके से ट्रेनिंग करा सकते हैं, जैसे आप इंफॉर्मेशनल इनपुट्स दे सकते हैं, आप डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं, आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप गाइडेड फैसिलिटेशन कर सकते हैं। ये एक एक करके इसको समझते हैं। इंफॉर्मेशनल इनपुट्स में आप डेटा
राइट हो सकता है, आप ऑडियो विजुअल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहानी के माध्यम से समझा सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन में आप लैब में ले जाके उनको वर्कशॉप करा सकते हैं, इक्विपमेंट एंड प्रॉप्स की मदद से उनको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखा सकते हैं कि भाई वो काम कैसे होगा। इंटरेक्शन में आप ब्रेन स्टॉर्मिंग, ग्रुप डिस्कशन और डिबेट्स को प्रमोट कर सकते हैं। गाइडेड फैसिलिटेशन में आपका रोल फैसिलिटेटर का ज़्यादा हो जाता है, जहाँ पर आप कोई भी एक प्रोजेक्ट देते हैं और कैंडिडेट को वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है, एंड यू जस्ट वर्क एज एन फैसिलिटेटर। आप ऑब्जर्व करते हैं और जहाँ पर उनको ज़रूरी होता है वहाँ पर उनको गाइड करते हैं। सो यहाँ पर आपका रोल एज अ फैसिलिटेटर ज़्यादा हो जाता है। तो इन शॉर्ट, आप मेथड कोई सा भी यूज़ करें या मिक्स ऑफ द मेथड यूज़ करें, आपको याद ये रखना है कि किस मेथड में आपको क्या टेक्निक यूज़ करना है। क्या आपको पता है ट्रेनर्स भी एसेसर्स होते हैं? क्योंकि देखिए, जब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते रहते हैं तो बीच बीच में आप बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, एसेस करते हैं उनको कि जो आप पढ़ा रहे हैं वो कितना लोगों को समझ में आ रहा है, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में सरप्राइज टेस्ट या यूनिट टेस्ट बोलते हैं। तो जो ट्रेनर होते हैं वो एसेसर भी होते हैं। अब जब हम असेसमेंट की बात करते हैं तो देखिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। अब मैंने आपको बताया और आज आपको मैं हिंट भी दूंगा, याद रखने का ट्रिक भी दूंगा कि देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट शुरुआत होता है FORM, जिसको हिंदी में बोलते हैं रचनात्मक मूल्यांकन, और समेटिव असेसमेंट शुरू होता है SUM, जिसको हम बोलते हैं योगात्मक मूल्यांकन। इसका मतलब ये है कि जब कोई चीज़ रचना ले रही होती है या कोई चीज़ फॉर्मेशन हो रहा है, उस दौरान अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो वो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट या रचनात्मक मूल्यांकन होता है। दैट मीन्स जो भी ट्रेनर सत्र के बीच में, सेशंस के बीच बीच में जो सरप्राइज टेस्ट या एग्ज़ाम लेते हैं या बच्चों को पूछ सकते हैं, वाइवा ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें रचनात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव असेसमेंट का हिस्सा होती हैं। इससे याद रखने वाली चीज़ ये है कि बेसिकली इस क्षण में कैंडिडेट की किसी न किसी एक नए स्किल सेट की रचना हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। तो जब भी फॉर्मेटिव असेसमेंट हो तो आपको याद रखना है कि अभी स्किल सेट फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स ये सेशन के बीच में हो रहा है, इसका मतलब ये ट्रेनर के द्वारा लिया जाता है। समेटिव असेसमेंट हमेशा इंडिपेंडेंट ऑथराइज्ड एसेसर के द्वारा लिया जाता है, जो कि सेशन के एंड में कराते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि कैंडिडेट का सर्टिफिकेशन क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्या है, उसने कैसा परफॉर्म किया है और उसको क्या ग्रेड दिया जाएगा। देखिए, टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट यहाँ पर मेंशन्ड है। हम फॉर्मेटिव असेसमेंट में रोल प्ले करा सकते हैं, हम एग्ज़ाम ले सकते हैं, हम सर्वे कर सकते हैं, हम वाइवा ले सकते हैं। बेसिकली ये एक फीडबैक के तरीके से एक्ट करता है कि कैंडिडेट ने क्या सीखा है और कहाँ कमी है, सो दैट वो समेटिव असेसमेंट्स में अच्छा परफॉर्म कर सके। इस तरीके से हम लास्ट स्टेज पर आ जाते हैं, जिसको हम इवेल्युएशन बोलते हैं। अब इवेल्युएशन, किन किन चीज़ों का इवेल्युएशन होना चाहिए? ट्रेनिंग सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट था, वो सही था कि नहीं, जो कंटेंट आपने यूज़ किया वो सही था या नहीं, वो इफ़ेक्टिव था कि नहीं, जो डिलीवरी मेथडोलॉजी यूज़ की वो कितना आपका इम्पैक्टफुल थी, जो नॉलेज शेयरिंग की या नॉलेज जो एक्सपीरियंशियल शेयरिंग की वो कितना इफ़ेक्टिव रही। इन सारी चीज़ों को, आपको खुद की नॉलेज के कॉन्सेप्ट्स के, इन सारी चीज़ों के आप इवेल्युएशन करते हैं, राइट। जब आप इवेल्युएशन करते हैं तो इसके लिए हम जब कोई इवेल्युएशन के बाद एक आउटपुट आता है जिसको हम इकट्ठा करते हैं और उसके बेसिस पे अपनी चीज़ों को एडजस्ट करते हैं। तो इवेल्युएशन को लोगों के इनपुट्स को कलेक्ट करने के लिए हम फीडबैक्स की मदद लेते हैं। आपको ऑलरेडी सैंडविच मेथड के बारे में बताया हुआ हमारे वीडियो में, जहाँ पर हम फीडबैक जब देना होता है तो हम सैंडविच मेथड का यूज़ करते हैं, जहाँ हम पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं और एंड पॉजिटिव से करते हैं, बीच में क्या सुधार की आवश्यकता है ये चीज़ बताते हैं, राइट। जब भी आपको फीडबैक मिले, बहुत ही इत्मीनान से उसको पढ़ना है और उसको इवेल्युएट करना है, सेल्फ इवेल्युएशन करना है कि आपका कंटेंट कहाँ पर अच्छा होना चाहिए, क्या कमी रहेगी, क्या चीज़ें सही की जा सकती थी, ट्रेनिंग मेथड्स में क्या चीज़ें सुधार की जा सकती हैं। एक एक एलिमेंट को बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ADDIE इज़ अ सर्कुलर मॉडल, इट्स नॉट अ लीनियर मॉडल। हर स्टेज पर जब आप एनालाइज, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन करते हैं तो दिस कीप्स ऑन गोइंग।
दिस कीप्स ऑन गोइंग, जहाँ पर आप एज अ ट्रेनर आप ग्रो करते हैं और आपकी प्लेटफॉर्म स्किल्स इन्हेंस होती चली जाती है। तो याद रखिए, जब भी आप प्लेटफॉर्म स्किल्स ट्रेनिंग के आप सोच रहे हैं एज अ ट्रेनर, तो प्लेटफॉर्म स्किल्स ट्रेनिंग में बेसिकली आता है आप कैसे सेशंस को प्लान कर रहे हैं, आप प्लानिंग के बेसिस पे कैसे अपने ऑडियंस को समझ रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग, उनकी नीड को कैसे समझ रहे हैं, आप कैसे लेसन प्लान, सेशन प्लान्स या दूसरे डॉक्यूमेंट्स आप डिज़ाइन कर रहे हैं, आप कैसे कंटेंट्स को, कितना इफ़ेक्टिव और इम्पैक्टफुल कंटेंट्स को आप डेवलप कर रहे हैं, आप कैसे ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और लास्ट इवेल्युएशन आपका मेथड क्या रहेगा। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस विल हेल्प यू टू बिकम अ गुड ट्रेनर। आपको किसी भी तरीके का फीडबैक देना है या आपको कोई भी डाउट है हमारे प्लेटफॉर्म स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड, तो आप हमको मेल कर सकते हैं, या हमें आप लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं, आप हमें डायरेक्ट मैसेजेस ड्रॉप कर सकते हैं। वी विल बी मोर हैप्पी टू सपोर्ट यू। थैंक यू सो मच। ऐसे सीखते रहिए। वी विल बी सून मीटिंग यू विथ अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच।